Dear students, good morning. Myself D.K. Salgotra, आपका फिजिक्स गाइड. Subject physics, class 12th. Our topic of discussion is continuous charge distribution. इसको समझने के लिए मैंने यहाँ पर एक मैक्रोस्कोपिक बॉडी ली है, बड़ी वाली बॉडी. उसके ऊपर जब हम चार्जेस देंगे तो वो चार्जेस बहुत ज़्यादा होंगे. प्रैक्टिकली एट दिस लेवल ये चार्जेस को काउंट करना फिजिबल नहीं होगा. इसीलिए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को इजीली इग्नोर किया जा सकता है. क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में हमने पढ़ा है कि जो चार्ज होता है किसी बॉडी के ऊपर वो इंटेग्रल मल्टीपल होता है फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज, दैट इज चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन. और अगर बॉडी बहुत बड़ी है तो उसके ऊपर ये चार्जेस को काउंट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. इसीलिए हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को इग्नोर कर देते हैं एट मैक्रोस्कोपिक लेवल. ठीक है. या दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि एट मैक्रोस्कोपिक लेवल द चार्जेस आर सपोज टू बी कॉन्टिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड. कि ये जो चार्ज होते हैं ये कॉन्टिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूट है. क्वांटाइजेशन के अकॉर्डिंग ये कॉन्टिन्यूस नहीं है, ये डिस्क्रीट है. डिस्क्रीट मीन्स इंटेग्रल मल्टीपल है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज के. एक अलग अलग काउंट किया जा सकता है. ये माइक्रोस्कोपिक लेवल की बात है. अगर मैक्रोस्कोपिक लेवल की बात करें तो इन चार्जेस को काउंट करना फिजिबल नहीं है. इसलिए हम लोग इसे कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का नाम दे देते हैं. ओके. फिर कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी? एक क्लोजली स्पेस्ड ए सिस्टम ऑफ क्लोजली स्पेस्ड इलेक्ट्रिक चार्जेस फॉर्म ए कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. जो क्लोजली स्पेस चार्जेस का इलेक्ट्रिक चार्जेस का एक सिस्टम बनता है उस सिस्टम को हम कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं. एक कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एक लाइन के ऊपर भी हो सकती है, सरफेस के ऊपर भी हो सकती है, या इंटायर वॉल्यूम के बीच में भी हो सकती है. अब वन बाय वन इनको स्टडी करते हैं. द फर्स्ट इज लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. जब चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए एक लाइन के ऊपर, देन वी कॉल इट लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. सिंपल, चार्ज को एक लाइन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करना है, इसको हम लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोल देते हैं. अब हमारे पास यहां पर एक पॉइंट है P, लेट्स सपोज. ठीक है. मैं यहां पर एक चार्ज रख देता हूं Q0. तो ये पूरी वायर के कारण यहां पर मैंने फोर्स निकालनी है. ठीक है. Q0 के ऊपर कितनी फोर्स लगती है. ये पॉइंट यहां से R डिस्टेंस दूर है, लेट्स सपोज. ठीक है. अब इसके लिए क्या करना है, उसके लिए कंसीडर करते हैं एक हमारे पास वायर है AB. कंसीडर ए वायर AB ऑफ लेंथ L. ठीक है. ऑन विच चार्ज Q इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली. इसके ऊपर चार्ज Q को डिस्ट्रीब्यूट किया. इसमें कंफ्यूज नहीं होना. इसके ऊपर कंसीडर कर लेते हैं एक स्मॉल लेंथ एलिमेंट जिसकी लेंथ dl है. ठीक है. और इसके ऊपर चार्ज जो है इतने पोर्शन के ऊपर जिसकी लेंथ dl है, इसका चार्ज है dq. ठीक है. देन जो लीनियर चार्ज डेंसिटी मींस चार्ज पर यूनिट लेंथ, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं लैम्डा के साथ. और ये हो गया चार्ज पर यूनिट लेंथ. ओके. यहां से dq हमारे पास आ जाएगा लैम्डा dl. ठीक है. अब हम ये स्मॉल जो एलिमेंट ऑफ लेंथ है इसके कारण P पॉइंट के ऊपर जो Q0 चार्ज रखा है, इसके कारण जो P पॉइंट के ऊपर Q0 चार्ज रखा है, इस स्मॉल पोर्शन की Q0 के ऊपर फोर्स निकालते हैं. क्योंकि कूलम लॉ अप्लाई करने के लिए
हमें एक पॉइंट चार्जेस चाहिए होते हैं, तो ये हमने बहुत स्मॉल लिया है, जस्ट लाइक के पॉइंट। ओके, ये पॉइंट चार्ज है, ये भी पॉइंट चार्ज है, ये पॉइंट चार्ज है डी क्यू, ये पॉइंट चार्ज है क्यू नॉट। इन दोनों के बीच में फोर्स निकालते हैं। नोट्स में ये बना लो आप, ये जो मैंने बोर्ड पे लिखा है इसको लिख लो पहले। ये स्टेप नंबर 1 चलेगा। अब स्टेप नंबर 2 पे आते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन क्यू नॉट ड्यू टू इस एलिमेंट के कारण क्यू नॉट के ऊपर फोर्स कितनी है? कूलम्स लॉ, द फोर्स इज इक्वल टू, स्मॉल फोर्स निकाल रहा हूं मैं स्मॉल पोर्शन के कारण, इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 जो कि dq है, Q2 कितना है? Q नॉट अपॉन इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? r स्क्वायर। यहां पर मैं r कैप लिख देता हूं क्योंकि मैंने वेक्टर में लिखा है, इसीलिए ये हो गया मैग्नीट्यूड, ये होगी डायरेक्शन। ठीक, अब हमने टोटल फोर्स निकालनी है, तो क्या करेंगे? टोटल फोर्स निकालने के लिए इसका इंटेग्रेशन कर देंगे। अब इसको देखो, स्टेप 2 में क्या करना है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालनी है क्यू नॉट के ऊपर, जिसको हमने प्लेस किया हुआ है पी पॉइंट के ऊपर। ठीक है, ये हमारे पास आ गई। अब हमने निकालनी है टोटल फोर्स। टोटल फोर्स क्यू नॉट के ऊपर ये पूरी की पूरी चार्ज वायर के कारण कितनी होगी? तो हम लोग क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। df की इंटीग्रेशन आ जाएगी f 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq q नॉट r स्क्वायर r कैप। ओके, ये इंटीग्रेशन हो गया। अब यहां से q नॉट को मैं बाहर निकाल लेता हूं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की बाहर निकाल लेता हूं। अंदर बचा ये देखो dq है ना, तो इक्वेशन 1 पे हमने लिखा है dq इज इक्वल टू लैम्डा dl, ये r स्क्वायर ऐसे ही r कैप। दिस इज द फोर्स ऑन क्यू नॉट ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, अब हम सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? जब हम चार्ज को कॉन्टिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं यूनिफॉर्मली किसी सरफेस के ऊपर, तो इसको हम लोग सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोल देते हैं। मतलब जब एक चार्ज को कॉन्टिन्यूसली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं किसी सरफेस के ऊपर, तो इसको हम सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोल लेते हैं। ठीक है, कंसीडर करो हमारे पास एक सरफेस प्लेन शीट ऑफ चार्ज है, इसका सरफेस एरिया S है, इसके ऊपर हमने चार्ज Q को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया यूनिफॉर्मली। अब इसके ऊपर कंसीडर करते हैं हमारे पास स्मॉल एरिया एलिमेंट ds है, ये इसका एरिया कितना है? ds, इसका चार्ज कितना है? dq। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हुई? सिग्मा इज डिफाइंड एज चार्ज पर यूनिट एरिया। ठीक है, चार्ज इसका पर यूनिट एरिया, एक यूनिट एरिया पे कितना चार्ज आ रहा है उसको हमने सरफेस चार्ज डेंसिटी बोल दिया। तो यहां से चार्ज निकाल के आया सिग्मा इंटू ds, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब कंसीडर करो कि हमारे पास यहां पर एक पॉइंट P है जिसके ऊपर हमने Q नॉट चार्ज रख दिया। अब इस स्मॉल पोर्शन के कारण इसके ऊपर फोर्स निकालनी है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ। ये हम स्टेप 2 में करते हैं। हमने Q नॉट के ऊपर फोर्स निकालनी है, ये स्मॉल पोर्शन के कारण। तो कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग आएगा df वेक्टर इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 जिसको dq बोला, Q2 की जगह पे Q नॉट अपॉन r स्क्वायर इंटू r कैप, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है। अब टोटल फोर्स Q नॉट के ऊपर अगर निकालनी है ड्यू टू होल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये किसके इक्वल आएगा? इंटेग्रेशन कर देंगे। df का इंटेग्रेशन अगेन f, ये पूरे का पूरा लिख लिया और इंटेग्रेशन। यहां पर ध्यान देना, यहां पर मैंने सरफेस इंटेग्रल किया है। सरफेस इंटेग्रल का मतलब होता है कि एक बार इंटेग्रेशन करके जो आंसर आए उसकी फिर दूसरी बार इंटेग्रेशन करनी, क्योंकि सरफेस की लेंथ भी होती है ब्रेड्थ भी होती है, इसलिए इसको 2 बार इंटेग्रेट करना पड़ता है। इसको सरफेस इंटेग्रेशन बोलते हैं। ठीक है, बस आप अभी इतना ही रखो दिमाग में। यहां से Q नॉट कॉमन, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन, अंदर
ये इक्वेशन 1 से डी क्यू की जगह पे हमने सिग्मा डी एस लिख लिया। क्लियर? ये हमारी सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण फोर्स ऑन क्यू नॉट। अब हम लोग करते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। जब चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए कॉन्टिन्यूसली ओवर द वॉल्यूम, देन वी कॉल इट एज वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब एक वॉल्यूम के ऊपर अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, कंसीडर करो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका वॉल्यूम v है, पर इसके ऊपर हमने q चार्ज दे दिया, टोटल यूनिफॉर्मली इसके ओवर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब कंसीडर करते हैं एक स्मॉल एलिमेंट जिसका वॉल्यूम dv है, इसके ऊपर चार्ज dq है, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को हम डिफाइन कैसे करेंगे? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज डिफाइंड एज चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब एक यूनिट वॉल्यूम के बीच में कितना चार्ज आ जाता है। ठीक है, इसको रो के साथ डिनोट किया हमने, तो dq किसके इक्वल आ गया? रो dv। ये होगी हमारी इक्वेशन 1। अब सेकंड स्टेप के आगे बढ़ते हैं। अब स्टेप 2 में हम लोग ये जो स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट है जिसका चार्ज dq है और वॉल्यूम dv है, इसके कारण p पॉइंट पे रखे हुए q नॉट चार्ज के ऊपर फोर्स निकालते हैं। कूलम्स लॉ फिर से अगेन, dF वेक्टर इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, q1 की जगह dq, q2 की जगह q नॉट, dq q नॉट अपॉन r स्क्वायर इंटू r कैप। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी के लिए डायरेक्शन दिखा रहे हैं। अब टोटल फोर्स निकालनी है इस पूरे वॉल्यूम के कारण। ये पूरे वॉल्यूम के ऊपर फोर्स निकालने के लिए हमने इंटेग्रेशन कर दिया, इसका इंटेग्रेशन आ गया, लेकिन यहां पर ध्यान देना ये वॉल्यूम इंटेग्रेशन है। ठीक है, बाकी ये सारा ऐसे लिख लिया। अब क्यू नॉट और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन, तो यहां डी क्यू की जगह इक्वेशन नंबर 1 से रो इंटू डीवी आ जाएगा, आर स्क्वायर आर कैप। ओके, ये थी वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण क्यू नॉट के ऊपर फोर्स। डियर स्टूडेंट्स, अभी के लिए इतना ही। मेरी बातों को इतने ध्यान से सुना उसके लिए थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट बच्चों।